नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। चुनाव का मौका है, लोग खड़े हैं, बहुत सारे उम्मीदवार, कुछ लोगों को बैठाने की कोशिशें चल रही थी कल तक, लेकिन मैं ऐसे में बैठा हूं। इसका मतलब है कि मैं आज किसी खास मेहमान के साथ एक बातचीत के लिए बैठा हूं। इन दिनों छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी चर्चा जो चल रही है वो है पंचायत और म्युनिसिपल चुनावों में ओबीसी आरक्षण। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एक एक पंचायत का चुनाव, पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव, वार्ड मेंबर का चुनाव, म्युनिसिपल या नगर पालिका, नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े दिग्गज कमर कसकर तैयार बैठे हैं, अपनी अपनी पार्टियों के भीतर लॉबिंग कर रहे हैं या बागी होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं। ऐसे में म्युनिसिपल चुनाव, पंचायत चुनाव आज की तारीख में प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ महीने पहले जब राज्य सरकार ने तय किया कि स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक ओबीसी की जनगणना जरूरी है, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण दिया जाना जरूरी है, ओबीसी की आबादी देखना जरूरी है। और राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया और एक रिटायर्ड आईएएस अफसर आरएस विश्वकर्मा, जो कि पीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, सरकार में रहते हुए जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रहे हुए हैं, बेदाग साख वाले अफसर, मेरे बहुत पुराने परिचित भी मैं रहा हूं उनका। उनको ये जिम्मा दिया गया, उनको अध्यक्ष बनाया गया, उनको मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया इस आयोग का काम करने के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपना प्रथम प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिया और बतलाया कि राज्य की आबादी जो है उसमें ओबीसी कितने हैं। वोटर लिस्ट के आधार पे ये रिपोर्ट तैयार हुई है। दरअसल इस आयोग के दायरे में बहुत सारे और मुद्दे आते हैं, लेकिन स्थानीय संस्थाओं के चुनावों को लेकर आबादी का अंदाज लगाना सबसे पहले जरूरी था, उसकी गिनती करना जरूरी था, इसलिए ये प्रथम प्रतिवेदन पहले आ गया है। लेकिन आयोग का कार्यकाल अभी जारी रहेगा, ये बहुत सारे और दायरों में भी देखेगा आयोग। आज हालत ये है कि ओबीसी आरक्षण के ये आंकड़े कैसे निकले, कहाँ से इतने जल्दी ये रिपोर्ट आ गई। खुद मुझको ये भरोसा नहीं था कि इतने जल्दी ये रिपोर्ट आ सकती है। ये कैसे रिपोर्ट आ गई? हमने आरएस विश्वकर्मा साहब से अनुरोध किया कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हम अपने दर्शकों को और प्रदेश के लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि ये काम कैसे किया गया, इसका क्या मतलब है, ये आंकड़े कहाँ से निकल के आ गए हैं ओबीसी के। और प्रदेश मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया है कि पंचायत और म्युनिसिपल चुनावों में अधिकतम सीमा 50% रहेगी आरक्षण की, उस 50% के भीतर एसटी/एससी आरक्षण जितना रहेगा उसको छोड़कर बचा हुआ हिस्सा ओबीसी आरक्षण हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्यों ऐसा तय किया गया है? कैबिनेट ने ऐसा क्यों तय किया गया? आयोग की क्या सिफारिशें थी? इसको जानना बड़ा दिलचस्प है। राजनीति में अगर आपकी जरा सी भी दिलचस्पी है या जातिगत जनगणना में जरा सी भी दिलचस्पी है, पूरे देश में ओबीसी जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ओबीसी जनगणना राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्तर पे इसको किया गया है। इन्हीं सब सवालों को लेके हम आरएस विश्वकर्मा साहब से आज यहाँ मुखातिब हैं। नमस्कार विश्वकर्मा साहब, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सुनील कुमार जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में आपकी अगुवाई में जो ये काम हुआ, इसने इस रफ्तार से छत्तीसगढ़ की ओबीसी जनगणना कर कैसे डाली? किसी को अंदाज नहीं था कि ये हो पाएगा। ऐसा नहीं है, प्रशासन यदि किसी काम में लग जाता है तो सब काम संभव हो जाता है और पूरा प्रशासन ने इसमें सहयोग दिया। हाँ। जिला कलेक्टर जो बेसिकली मेनली ज़िले में हैं और ज़िले के लोग हैं, जो बीएलओ हैं, ब्लॉक लेवल के अफसर, उन सब ने इसमें अपना एक्स्ट्रा काम किया और उसके कारण ये हरक्यूलिस टास्क जो है वो पूरा हो पाया।
मुझको ऐसा क्यों याद पड़ रहा है एक बार की आपकी बातचीत से पता लगा था कि आपका अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में पॉपुलेशन ज्योग्राफी या ऐसा किसी में आपका कुछ काम किया हुआ था। देखिए ये बात किसी को मालूम नहीं है। हाँ। मैं शाहगढ़ यूनिवर्सिटी का 76 का यूनिवर्सिटी पास आउट हूँ एमए का। हाँ। और आपको ये भी जानकारी होगी कि गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जी यूनिवर्सिटी जी का जी। मैं। और इसके बाद मैं 2 साल यूजीसी का रिसर्च फेलो रहा हूँ। अच्छा। मेरा उस रिसर्च में जो टॉपिक्स था वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी था। ऐसा। मैंने 2 साल पॉपुलेशन के ऊपर बड़ा काम किया था उस समय। हाँ। लेकिन वो किसी कारणवश मैं उसको थीसिस को सबमिट नहीं कर पीएचडी पाया। तक नहीं ले जा पाए। हाँ, सबमिट नहीं कर पाया। इसके हाँ। बाद चूंकि मैं पीसीएस में सेलेक्ट हो गया, हाँ। फिर आईएएस के लिए लग गया, हाँ। तो वो मेरा टाइम गैप हो गया, इस कारण से वो छूट गया। अच्छा। फिर नौकरी में इतना ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी और काम मिलता रहा। हाँ। फिर मैंने भी सोचा कि जो चीज़ रिलेवेंट नहीं है हाँ। उसको उसमें समय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय सीमित है तो जो हाँ, जो बेस्ट है अपनी सर्विस में आप जिसके लिए आए हो उसमें आप बेस्ट परफॉर्म करिए। हाँ। दैट वो आपको यूजफुल है। सर्विस के बाद भी आप पीएससी में आए और पीएससी जितने तरह के विवादों में चल रहा था उसको पूरा साफ सुथरा किया था आपने उस समय, मुझको याद है। देखिए क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ आपके ऊपर गुजरती है ना, तो आप उसको कितने ही साल बाद सोचते हैं कि किसी दूसरे के ऊपर ना गुजरे। और आपको ध्यान होगा कि हम लोग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 76 की मध्य प्रदेश पीएससी में हम लोग एडवर्टाइजमेंट में एप्लीकेशन दिए थे। हाँ। और 1 साल बाद उसका रिटन एग्ज़ाम हुआ। और फिर जब इंटरव्यू हुआ 6-8 महीने बाद, तो उसके 1 साल बाद रिजल्ट निकला था। अच्छा। तो करीब 2.5 साल के बाद हम लोग भूल गए थे कि हमने इम्तिहान दिया है, हमने कोई एग्ज़ाम दिया भी है। और उसके बाद वो एक अचानक एक दिन आया कि भाई आप रिजल्ट डिक्लेयर हो गए एंड यू गॉट सिलेक्टेड, जो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ। लेकिन वो जो एक चीज़ थी हाँ। कि इतना डिले चीज़ों में क्यों होता क्यों है? हो? तो जब हमको मौका मिला, हाँ। तो हमने सोचा कि भाई क्यों नहीं सुधारा जा सकता हाँ। इसको। हाँ। तो इसीलिए पीएससी में सबसे पहले टाइम टेबल बनाया। हाँ। दूसरा ये मैंडेट किया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, हाँ। पीएससी एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक बॉडी है, बिल्कुल। तो जो संविधान दिवस है उस दिन इसका विज्ञापन निकलना चाहिए। अच्छा। तो वो हमने रेजोल्यूशन पास किया। हाँ। और ये कहा कि भाई ये हर साल हाँ। कुछ भी हो जाए, हाँ। चाहे पोस्ट 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 25 हो, उस दिन निकलेगा इश्तिहार, विज्ञापन उस दिन निकलेगा ही पीएससी का। तो उसके पहले साल भर तक हम लोग विभाग को परसुएट करते हैं। हाँ। कि भाई आप कितनी खाली पोस्टें हैं, हाँ। ये दे दो। तो वो हम जनवरी से लग जाते हैं। हाँ। पीएससी वाले हाँ। कि भाई आप विभाग को बोलिए, चीफ सेक्रेटरी को लिखते हैं कि भाई विभाग कहाँ कहाँ वैकेंसी है। हाँ। वो हमको उस टाइम लिमिट के भीतर वैकेंसी बता दे, अच्छा। ताकि वो काउंट हो जाए। अच्छा। और नहीं भी होगी तो फिर वो जाने विभाग, क्योंकि वो तो 26 को निकलेगा तो निकलेगा। अच्छा। तो एक ये, और वो मुझे इस बात की खुशी है कि वो काम अभी मेंटेन है, ठीक ठीक चल रहा है। वो जो परंपरा डली वो चल रही है। दूसरी जो सुधार किया वो किया कि भाई जो इंटरव्यू के बाद इतना टाइम क्यों लगता है। हाँ। तो ये बोला कि भाई इंटरव्यू यदि कंप्लीट हो गया, रिटेन, अब कंप्यूटर का ज़माना है, हाँ। रिटेन के आपको पहले से तैयार है, सब तैयार है। हाँ। तो टेबुलेशन करने में कितना टाइम लगता है। हाँ। मैंने कहा उसको मेरिट बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। हाँ। मेरिट आप निकाल दीजिए हाँ। इंटरव्यू के लास्ट डे के दिन। हाँ। और 5 बजे इंटरव्यू यदि ख़त्म होता है, हाँ। तो 7 बजे तक आप इंटरव्यू मेरिट अच्छा। निकाल दीजिए। अच्छा। तो ये दूसरा मैंडेट ये किया कि 7 बजे आदमी को पता लग जाए कि उसका रिजल्ट उसको हुआ या नहीं हुआ। 5 बजे इंटरव्यू दिया लास्ट डे, तो 7 बजे उसको रिजल्ट पता लग जाना चाहिए। अच्छा। जो हम लोगों को अपने समय में 1.5 साल बाद पता लगा। हाँ। तो वो जो चीज़ें हैं ना, इससे क्या होता है कि यूथ को मालूम रहता है एक भरोसा रहता है कि कि भाई मैनिपुलेशन नहीं हो रहा हमने है। कुछ किया, भरोसा भी। और दूसरी चीज़ क्या है कि हुआ नहीं हुआ वो अगले साल लेट आई करता। हाँ। उसको ये भी मालूम है कि अगले साल अप्रैल में वो आएगा। हाँ। तो सभी सर्विसेज के शेड्यूल बना दिए। ठीक ठीक। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जुडिशरी सर्विस जो हाई कोर्ट खुद करती थी, हाँ। उन्होंने कहा भाई पीएससी आप लोग कर लो। अच्छा। तो उल्टा हमको पीएससी को जो है जुडिशरी का एग्जाम का रिक्रूटमेंट सौंपा।
जो अपना एक्सक्लूसिव टेरेन मान के वहाँ खुद करते थे। हाँ, हाँ। तो ये इसलिए कि जब वर्किंग आपकी ठीक हो जाए, फेयर हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो साख बन जाती तो है। साख बन जाती है। और पीएससी का, और वो पूरे नेशनल लेवल पे बहुत अच्छी साख थी। बहुत कई बार अप्रिसिएशन हुआ हाँ, इसका, हाँ, नेशनल लेवल पर हुआ। हम लोग मीटिंग में, कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जाते थे, हाँ, कैसे आप कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। हाँ, दूसरी बात क्या है, रैंडमाइजेशन, हाँ, कि जो बोर्ड में कौन बैठेगा, नोबडी नोज। और आप जैसे एक्सपर्ट आए हो तो हम आपसे ही लॉटरी निकलवाएंगे, ठीक ठीक, कि भाई इस बोर्ड में ये 3 आदमी बैठेंगे, ठीक, 2 ठीक। बैठे। तो उससे ये जो कहने का है कि भाई अपने आदमी बिठाल के आपने हाँ, वो दे फेवर दिया, हो रहा है कोई ऐसा। तो ये तीसरा इम्प्रूवमेंट उसका ये किया था कि भाई किसी को नहीं मालूम, सुबह के बाद, दोपहर के बाद बोर्ड बदल सकता है। ठीक ठीक, दिन भर ये जरूरी है कि भाई 2 बजे तक क्या बोर्ड रहेगा, 2 बजे के बाद मुझको ध्यान है राज्य बना था तो बहुत सारा ठीक हो जाएगा। पहला पीएससी जो था उसमें जिस तरह की बदनामी हुई थी, जिस तरह के विवाद हुए थे, और बड़ा उटपटांग चलते रहा था उसमें। नहीं, वो इसको सुधारने की शुरुआत तो जोशी जी ने की, प्रदीप जोशी जी ने। हाँ, और उनके बाद जब मैं बना तो फिर हम दोनों ने उसको बहुत काफ़ी अच्छा। सुधारा जी। और उसके बाद जो मेरा पीरियड था, पिस्दा जी ने उसको कंटिन्यू रखा। इसके बाद जो थोड़ा सा डिटोरिएशन हुआ, वो आपको सबको मालूम है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन ये सिस्टम में हम लोगों ने किसी तरह की कोशिश नहीं की। ठीक। और इवन जो अभी पीएससी की चेयरमैन है, शी वाज सेक्रेटरी एट दैट टाइम। हाँ, मेरी सेक्रेटरी थी। हाँ, और इनके समय में कंट्रोलर भी रही है। तो मतलब आई थिंक दैट इज आल्सो मतलब वेरी गुड डिसीजन। हाँ, मुझको ध्यान है, वो रायपुर की ही एक स्कूल में पढ़ी बहुत हुई अच्छी, है। हाँ, अच्छा जो सिलेक्शन है उसका, जो उसमें जी। पीएससी में है। और ये ऐसी संस्थाएं हमेशा निर्विवाद होने चाहिए, क्योंकि पूरा यूथ इससे जुड़ा हुआ है। जी, ये बहुत अच्छा हुआ। आपसे बात हम करने वाले थे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के बारे में, लेकिन पीएससी का चूंकि आपका बैकग्राउंड मुझको याद है, और आज ही नहीं, हमेशा ही पीएससी मुद्दा रहता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात हो गई। विश्वकर्मा साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ, ये पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं आबादी के, ये पिछड़ा वर्ग के भीतर और अलग अलग तबकों के हैं कि पिछड़ा वर्ग ही अकेली यूनिट है? देखिए, हमें जो टास्क दिया गया था, हाँ, वो बड़ा लिमिटेड टास्क था। हाँ, ये नहीं कहा कि भाई आप पूरी जनसंख्या का सर्वे करो। हाँ, वो तो जनगणना का काम है। हाँ, और ये जो सरकार ने इसलिए किया है कि एक ट्रिपल टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो अगले चुनाव लोकल बॉडीज के होंगे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ट्रिपल टेस्ट करे। ट्रिपल टेस्ट का मतलब ये कि पहले तो वो इंडिपेंडेंट आयोग बनाए, है ना, और फिर दूसरा बात जो आयोग है वो प्रोपोर्शनेट ओबीसी की जनसंख्या को चेक करे कि कितनी कहाँ जनसंख्या है, ठीक, उस हिसाब से उनका रिजर्वेशन दे पोस्टों पे। खासकर जो पावर में भागीदारी, इसको बोलते हैं पावर में भागीदारी। और तीसरा ये कि जो SC ST का और जो लिमिट है 50% आरक्षण की, उसको आप क्रॉस नहीं करना है जी। तो दिस इज ट्रिपल टैक्स। तो उसके लिए ST SC मिलाकर 50%, मिला के 50%। तो सरकार ने आयोग बना दिया। आयोग ने अपना लिमिटेड सर्वे का टास्क दिया। तो आयोग ने जैसे ही हम लोग बने तो हमें तो ओबीसी की सर्वे करना, चूँकि कोई पुराना रिकॉर्ड तो है नहीं। जनसंख्या भी आप देखेंगे 2011 की आखिरी जनगणना थी। आखिरी जनगणना है, और कास्ट जनगणना 1931 की है। जी। कास्ट जनगणना केवल 1931 में हुई थी, इसके बाद हुई नहीं जी। तो कहीं भी आपको ये आंकड़े मिले नहीं। जो थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली वो है आपकी जो राशन कार्ड बने हैं। राशन कार्ड में चूँकि पीछे परिवार की जो लिस्ट रहती है, उसमें लोग लिखते हैं कि भाई पिछड़ा वर्ग का है, सामान्य का है, या गरीबी रेखा के नीचे का है। तो वो थोड़ा बहुत हमको उसमें हेल्प मिली कि भाई कितने हैं टोटल जी। तो उसको हमने ज़रूर देखा अपने समय जी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो इसी समय जो मतदाता सूची का रिवीजन का काम, उसका शेड्यूल निर्धारित था जी। और सब ये काम जो है वो कलेक्टर ही करते हैं, वही उन्हीं की एजेंसी करती हैं। तो जैसे ही हमें पता लगा तो हमने अपना भी प्रोफार्मा उनको पकड़ा दिया कि भाई आप
ये हमारा भी काम कर दें। जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी कलेक्टरों ने हाँ इसको बड़ा सिंसियरली लिया हाँ और टाइम लिमिट के भीतर, इवन बिफोर टाइम लिमिट, जी, उन्होंने हमको वो आंकड़े उपलब्ध करा दिए। तो ये आपका जो प्रथम प्रतिवेदन है, इसके मुताबिक आबादी ओबीसी की छत्तीसगढ़ में कुल आबादी 43% के आसपास है। अब वो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये आंकड़े अभी सीक्रेट हैं, सरकार के उसमें है। अच्छा। हाँ, और सरकार जब रिजर्वेशन देगी तो अपने अच्छा। आप पब्लिश हो जाएंगे। अच्छा, अभी ठीक है। बताना जी। वो उचित नहीं है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी चीज़ें फिर अभी क्यास लोग लगाने लगेंगे। लेकिन उस हाँ, ये मान के चलिए कि हाँ। वो, मैं राशन कार्ड के जरूर बता सकता हूँ जी। कि राशन कार्ड के जो परसेंटेज है वो करीब 47 के आसपास है। 47% हाँ, राशन कार्ड में 47% ओबीसी के हैं। ओबीसी के हैं। हाँ। तो अब वो राशन कार्ड में कई बीपीएल वालों ने लिए भी नहीं है, एपीएल वालों के जो कार्ड हैं उसमें जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़े होंगे। कई लोगों ने कार्ड नहीं बनाए, तो इसलिए वो आंकड़े को हम पूरा तरह से बोल नहीं सकते। या कई लोगों लेकिन आपको लगता है कि एक्चुअल आंकड़े इससे ज़्यादा हो सकते हैं? ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कम भी हो सकते हैं। कम भी हो सकते हैं। एक चीज़ ये बतलाइए मुझको कि ओबीसी के भीतर जो माइनर क्लासिफिकेशन है वो आपके परव्यू में अभी नहीं था? नहीं, उसके परव्यू में है। परव्यू में है? हाँ, तो हम लोगों ने जो हमारा जो कॉडिफाइड है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हाँ, उसमें जो शेड्यूल 95 कास्ट है, हाँ, उसका कोड नंबर है हर एक कास्ट का। हाँ, 95 जो अधिसूचित जातियां हैं उनका कोड नंबर है, हर एक का कोड नंबर है। और अच्छा। जब वो डिटेल हमारे पास 1 साल 6 महीने में कभी आएगा, हाँ, तो कंप्लीट कास्ट वाइज आ जाएगा। तो ये काम अभी चल ही रहा है? अभी ये चल रहा है कि अभी तो हमने जो रिपोर्ट दिया है वो फैमिली के मुखिया और परिवार के सदस्य, हाँ, इनको जोड़ के जो संख्या है, ये संख्या है वो आया है। हाँ। अभी डिटेल जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो हमारा सर्वे चलेगा, और वो कितने दिन में पूरा होता है हम तो ये कह नहीं फर्स्ट सकते। रिपोर्ट जो है, इसका मकसद चुनाव के लिए एक चुनाव के आधार लिए उपलब्ध रिजर्वेशन कराना तय था, करना। रिजर्वेशन का। तो वो काम हो गया है? वो काम हो गया है। वो इसलिए कि अभी ये चुनाव का टाइम खत्म हो रहा है। जैसे नगरीय निकायों के चुनाव 5 जनवरी तक है, बिल्कुल। उनको 5 साल खत्म हो जाएंगे, तो वो चुनाव बढ़ा सकते नहीं है आप, तो उसको उसके भीतर चुनाव कराना है। लोकल बॉडीज के चुनाव भी फरवरी तक ही कराना है। बिल्कुल। तो दोनों चुनाव बिल्कुल सन्निकट थे कि, और उनमें आपको सुप्रीम कोर्ट के राइडर भी लगा है। हाँ। कि बिना उसके आप कराओगे नहीं। हाँ। तो सरकार भी धर्म संकट में थी। हाँ। तो वो धर्म संकट हम लोगों ने किसी तरह हाँ। कम करने का प्रयास किया है। ये बतलाइए मुझको कि 50% कुल मिलाकर आरक्षण रहना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक है कि राज्य सरकार का फैसला है? ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, और वैसे भी पुराना एस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वो है। हाँ। जैसे पिछली सरकार ने जो 56% रिजर्वेशन कर दिया था, हाँ। और भी कर दी, वो सब स्ट्रिक डाउन हो गया हाई कोर्ट से। हाँ। तो इसलिए जो फैसला आया है, जिसके आधार पे हम लोगों का आयोग बना है, हाँ। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी का सब मिलाकर रिजर्वेशन नहीं होना। अब मैं जिलों के आंकड़े देख रहा था, आपके पास तो हैं जिलों के तमाम आंकड़े। कई जिलों में ST/SC आबादी जो है, उसके साथ जब 50% के भीतर ओबीसी की आबादी को जोड़ते हैं, तो ओबीसी का मौजूदा आरक्षण अभी शायद 25% है, जो पिछला चुनाव जिसके आधार पे हुआ था। तो ये नए चुनाव में जो आंकड़े रहेंगे, इसमें ओबीसी का प्रतिशत कई जगह घट जा रहा है। हाँ, ये संभव है, घटेगा ये, इसलिए कि पिछला जो 19 में चुनाव हुआ था, वो खासकर शेड्यूल एरिया में। हाँ। शेड्यूल एरिया में क्या है कि वो SC/ST की जनसंख्या ही 50% है। हाँ, वहाँ तो वहाँ कुछ मिलना नहीं है ओबीसी का, वो वहाँ कुछ मिलना नहीं है, तो वो अभी भी नहीं मिलेगा। अभी क्या है, पिछले उसमें 25% दे दिया था। हाँ। तो ओवरऑल रिजर्वेशन में 75% तक था। हाँ। हाँ। तो वो उसको आपको सीमित करके 50 लाना पड़ेगा। हाँ। तो वो ST/SC जो है वो इस व्यवस्था में वो नहीं बदल वो प्रभावित नहीं होंगे, वो प्रभावित नहीं होंगे। वो नहीं होंगे। और ST/SC के बाद जितना बचता है 50 में से, हाँ, वो ओबीसी रहेगा। वो ओबीसी रहेगा, वो क्लियर कट है। लेकिन चूंकि पहले 25% अलग दे दिया था, हाँ, तो इसलिए वो ज्यादा हो गया था। वो कॉन्स्टिट्यूशन उसके विरुद्ध हो गया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के जो साथ। मौजूदा चुनाव जो हुए थे वो उसी में हुए थे। अब वो इसलिए कि चुनाव हो चुके थे, इसके बाद ये फैसला आया। हाँ।
2021 का फैसला हाँ है। 21 का फैसला है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार बच गई। हाँ अदरवाइज तो दूसरे स्टेट में कई जगह प्रॉब्लम हो रहा है हाँ। कि चुनाव हो ही नहीं पाए, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो पाए, नहीं हो पा रहे। तो मध्य प्रदेश ने आयोग गठित करने के बाद चुनाव करवाए, हाँ तो उन्होंने उसको पालन करते हुए कराए। हम लोग इसके बाद अब दूसरे चुनाव में पालन कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पिछली बार जो एक्स्ट्रा 25% आ गया था कुछ जिलों में, हाँ, जहाँ पूरे के पूरे ST/SC हैं 50% में, तो वो व्यवस्था अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो नहीं सकती। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि हाँ। कई जगह OBC है, SC/SC है ही नहीं है, तो वहाँ उनको फायदा मिलेगा। तो वहाँ OBC जो है वो बढ़ के 50% तक हो जा सकते हैं। सकते हैं। अगर थियोरेटिकली ST/SC हाँ। नहीं है तो OBC ही 50% हो जाएंगे वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल हो ही जाएंगे वो। लेकिन इन दोनों से जनरल में फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, वैसे भी जनरल में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। हाँ, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के, अब पंचायतें तो वैसे ही होती हैं। अनारक्षित में तो कोई भी लड़ सकते पॉलिटिकल हैं। पंचायतों में तो कोई पार्टी बेस पे चुनाव होता नहीं हाँ, है, तो अनारक्षित में तो कोई भी लड़ सकता कोई भी है। लड़ सकते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट, वो लोग अनारक्षित से लड़ लेंगे। हाँ, लड़ लेंगे। और जहाँ तक जो लोकल बॉडीज हैं उसमें जरूर पॉलिटिकल उसमें होता है, तो उसमें अपने पार्टियां देखेंगी हाँ, कि भाई किसको देना है, लेकिन किसको एक नहीं चीज देना। मुझको लग रही है कि कोई ऐसे जिले या इलाके हैं जहाँ पर ST/SC ही 50% हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर OBC के लोग जो हैं वो अनारक्षित तबके में ही पार्टियां उनको अकोमोडेट करेंगे, वो वहाँ पे करना उनको भी टिकट चाहिए। देंगी, करना भी चाहिए, क्योंकि वही तो जनसंख्या है। वही जनसंख्या है। जनसंख्या कहाँ है? ठीक ठीक। तो वो तो उनको फायदा तो मिलना ही है। हाँ, उसको किसी तरह से आप वो नहीं रखते। हाँ, अब वो तो सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में शेड्यूल एरिया बहुत बड़ा है। हाँ, बड़ा 85 बार, बस्तर 85 बार सरगुजा है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो कम्युनिटी वाले जो ब्लॉक हैं उसमें OBC जो थोड़ा एडवांटेज में है कि भाई ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन SC/ST कम है। जी जी। तो जहाँ SC/ST कम है हाँ, वहाँ इन लोगों को एडवांटेज है। हाँ, जहाँ SC/ST ज्यादा है वहाँ नुकसान है। बस सीधी हिसाब है, तो कोई बड़ा वो नहीं है। हाँ, यानी और इसमें उसको कोई- पार्टियों को वो करना है। इसमें कोई चॉइस नहीं थी आपके पास कि हाँ, वो कोई चॉइस नहीं है उसमें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसको देखते हुए सीमाएं थी। और सीमाएं हैं और वो किसी की चॉइस नहीं है। यदि आपको कराना है बिना विवाद के, तो फिर आपको तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पालन करना ही बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि आपके दिए हुए आंकड़े जो हैं ये तो बूथ लेवल पर या वार्ड लेवल पर या पंचायत लेवल पर भी होंगे, वोटर लिस्ट के साथ साथ हैं, इसलिए देखिए OBC कहाँ पर किस इकाई में कितनी OBC है? टोटल जनप्रतिनिधि जो है, हाँ, आप ये मान के चलिए लोकल बॉडीज के और अर्बन और रूरल के मिला के करीब 1,79,000 है। हाँ, हाँ, तो उस लेवल पर जो है हाँ। वो OBC की जनसंख्या काउंट किया है हाँ, हम लोगों ने। हाँ, यानी हर जनप्रतिनिधि चाहे वो कितनी ही छोटे दायरे का ना हो, हाँ, उस स्तर पर OBC की जनगणना हाँ, है ये। जनगणना है। ठीक ठीक। एक जैसे हम शहर के हिसाब से हाँ, देखें तो तो वार्ड मान लीजिए, वार्ड स्तर पर। वार्ड है। लेकिन अभी इसके बाद जो आरक्षण होगा, शहर का होगा, म्युनिसिपल एरिया का या वार्ड का होगा, अलग अलग, ये आपके आयोग के बाहर का मामला है, बात का है ये। वो गवर्नमेंट का मामला है, वो सरकार का वो मामला सरकार का मामला है। अब उनको ये मिल गई कि भाई कहीं OBC ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिस वार्ड में वो वार्ड कर दे, वो उसको रिजर्व हाँ, या लॉटरी निकाल दे, वो गवर्नमेंट के ऊपर है हाँ, कि वो क्या करेगी। वो आगे का मामला है वो। अब वो हम लोगों के परव्यू में नहीं है। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, बार बार एक बात उठती थी कि 54 कॉलम थे आप जो सर्वे करवा रहे थे उसमें, तो ये 54 कॉलम में से अभी कितने कॉलम की जानकारी इस्तेमाल हुई है इस जनगणना में? अब मैं 4 कॉलम की। मैं आपको सही बताऊं तो इसमें मुश्किल से 2 कॉलम की संक्षिप्त जानकारी मिली इस्तेमाल हुई है इसमें, बस। बाकी जानकारी परिवार बाकी का है। मुखिया और उसके सदस्य, हाँ, इतना ही है। इतना ही है। हाँ। बाकी जो 54 कॉलम है, जब हाँ। वो पूरे आएंगे हाँ, तो फिर OBC की सही जो स्थिति समझ में आएगी हाँ, कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, शैक्षणिक स्तर क्या है, हाँ। उनकी आय क्या है, हाँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आय है, उनकी संपत्ति कितनी है। हाँ, वो सब समझ में आएगा कि वो
पावर में भागीदारी पावर कितनी में है। भागीदारी निर्वाचित संस्थाओं में कहाँ पर हैं वो हमारा बहुत बड़ा एग्जॉस्टिव है वो। हाँ, वो बाकी है अभी हाँ, पूरा। वो बाकी है, वो उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। हाँ जैसे ही हो जाएगा तो अब ऑलरेडी हमने काउंट तो कर लिए, हेड काउंट कर लिए। हाँ, अब उनका ही डिटेल भरना है। तो ये फील्ड सर्वे अभी बाकी है, बाकी कॉलम्स का। फील्ड सर्वे नहीं करना, अब हमारे पास आंकड़े अब केवल वहाँ से फीडिंग होना है। वो लोगों के घर जाके जो जानकारी लेनी थी वो ले काम लिया, हो चुका है। वो ले लिया है, वो हो चुका है पूरा। वो ले लिया है, वो ले लिया है। यानी जो प्रदेश की जो आबादी है आज 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, उसमें जितना फीसदी भी हो, 43-45 जितना भी होगा, वो जानकारी हम उतनी लोग ले फीसदी आबादी की जानकारी आ चुकी है। बिल्कुल ले लिया है। और वो डेटा एंट्री चल रही है। वो डाटा एंट्री अभी इसलिए नहीं चल रही कि उसका सॉफ्टवेयर तैयार नहीं अच्छा अच्छा। है। उसका दूसरा बड़ा सॉफ्टवेयर बन रहा है। हाँ, वो हम जो चिप्स है उससे बनवा रहे हैं। हाँ, यदि वो बन जाएगा इसके बाद वो डाटा एंट्री चालू हो जाएगी उसकी। मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि अगले साल जनगणना भी होनी है 2025-26 में। तो ये जो आंकड़े हैं ये जनगणना के समानांतर एक आंकड़े मौजूद रहेंगे। जैसे 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके आंकड़े अगली जनगणना के साथ में तुलना किए जाएंगे, या जो क्वांटिफिएबल डेटा जो भूपेश सरकार ने, पिछली सरकार ने बनवाया था छत्तीसगढ़ में, उसमें भी ओबीसी की आबादी वगैरह देखी गई थी, जातियों की, किस जाति के कितने हैं। आपके सामने वो कोई मॉडल था क्या, पिछला जो क्वांटिफिएबल डेटा बना था पिछली सरकार में? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हम लोगों का आयोग गठन हुआ था तब तक ये जनगणना कराने का कोई निर्णय भारत सरकार का नहीं था। हाँ, नहीं था। अब उन्होंने कहा है कि वो जनगणना कराएंगे। हाँ। लेकिन उसमें भी ये स्पष्ट नहीं है कि वो ओबीसी की जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अभी नहीं है। वो कास्ट जनगणना कराएंगे या नहीं कराएंगे अभी ना, ये डिसीजन उनका है नहीं, है ना। और यदि होगा भी, और हमारा तो एक अलग मैंडेट था। हाँ, और हम एक अलग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से चल रहे हैं। इवन उनकी जनसंख्या यदि वो कराते भी हैं तो वो हमारे लिए, वो इतने डिटेल में जाएंगे जरूरी नहीं है। वो एडिशनल हमारे लिए एक फायदेमंद होगा यदि वो कराते हैं। और हमने जो काम किया है हो सकता है कि उसको सप्लीमेंट करें कि ये बहुत हमारे आंकड़े फिर एकदम सटीक हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली जिन लोगों ने काम किया है वो तो सब BLO स्तर के लोग ही हैं। बिल्कुल। कि उनकी क्या टैलेंट है, क्या गए हैं, हो सकता है कुछ छूट भी गए हो लोग। वैसे हमने पूरा कोशिश किया है कि भाई लोगों को टाइम दिया, अपील किया, पेपर में विज्ञापन निकाला, लोगों, समाज के लोगों से बात किया कि भाई अपने लोगों को जुड़वा दो। सब लोगों को जुड़वाइए, मुआदी कराई, पंचायतों को बोला। तो लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ छूट छाट गए हों तो वो सप्लीमेंट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ विश्वकर्मा साहब कि ये जो भी एक परसेंटेज ऑफ एरर जो भी हो सकता है इसमें, क्या उसकी वजह से ओबीसी आरक्षण जो तय हो रहा है उस पर कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये परसेंटेज 1, 2, 4 ऊपर नीचे भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी ओबीसी आरक्षण पे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका बेसिस जो है वो ST/SC का मौजूदा आरक्षण और 50% में से उसको घटाना। तो इसलिए ओबीसी की आबादी कितना फीसदी है इससे वो फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि ओबीसी की आबादी ज़्यादा है। लेकिन उनको शेयर मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो यदि उसमें थोड़ी और ज़्यादा हो गई तो वो परसेंटेज उनका शेयर नहीं बढ़ने वाला है। यानी ये इसमें आबादी आप जितनी भी निकाल के बतला रहे हैं ओबीसी की, वो एरर अगर कोई है तो उससे ओबीसी आरक्षण पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ना चाहिए तब तक जब तक कि वो 25%, 23% के नीचे ना आ जाए। तो वैसा होने का कोई आसार नहीं। उतना बड़ा एरर कोई होते नहीं दिख रहा है। ये मुझको बतलाइए कि ये पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग जो है, ये जो रिपोर्ट आपने पहली रिपोर्ट दी है, दूसरी, तीसरी, साल 2 साल में रिपोर्ट्स आ जाएंगी, आपको क्या लगता है कि ये आयोग जो है ये स्थायी रूप से काम करने वाला कोई आयोग रहेगा कि इसका काम पूरा हो जाएगा? देखिए, ये तो सरकार का निर्णय है कि वो कितना दिन रखते हैं। लेकिन हमको जो मैंडेट दिया है अभी हमें उसका केवल 1 पॉइंट कंप्लीट हुआ है। अभी 5-6 पॉइंट हैं। और क्या है इसमें? एक तो जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी
सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना है। अच्छा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि सरकारी योजना में उनकी क्या भागीदारी है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा ये है कि जो उनका ट्रेडिशनल कौशल विकास है उसको कैसे उन्नयन किया जा सकता है। अच्छा, है ना, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, हाँ। उसके बारे में स्टडी करके हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। और चौथा है कि जो यूथ है उनको किस तरह से आप जो है वो प्रशिक्षित करके हाँ, और नेशनल इकोनॉमी में उनका ज़्यादा सहयोग करवा सकते हैं। हाँ, तो उनके लिए जो है कौशल उन्नयन का काम हाँ, के सुझाव देना है। अच्छा, तो ये जो मेन काम है हाँ, अभी ये है कि कैसे उनको बढ़ाया जाए। हाँ। और आपको जैसे सबको ही मालूम है कि जो हमारे देश में कास्ट है हाँ, वो पुराणों के और उसके आधार पे बनी है, बिल्कुल। ट्रेडिशनल धंधे के हिसाब से। बिल्कुल। और खासकर ओबीसी जो है, हाँ, इनका जो वर्गीकरण हुआ बिल्कुल। है वो हुआ है इनके प्रोफेशन के हाँ, आधार पे, पेशे के आधार पे हुआ है। पेशे के आधार पे हुआ है। हाँ। और अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तब तो ये ठीक था। तब तो ठीक था कि अब- स्वर्णकार सोने का काम कर हाँ। रहे हैं। अब जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वेस्टर्नाइजेशन हुआ, और संविधान में भी ये लिखा है हाँ। कि एनी व्यक्ति किसी भी धंधे को ले सकता है। बिल्कुल। तो इनके सबके जो ट्रेडिशनल धंधे हैं उसमें दूसरे लोग भी आ गए आ गए और उन्होंने और ये भी दूसरे धंधों में चले गए, और जिनने स्किल इम्प्रूवमेंट किया वो ऊपर चले गए। तो इसमें दूसरा ये हुआ है जो मेरे को अभी लगता है कि ओबीसी में चूंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ओबीसी की है, हाँ, तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब SC ST से भी गरीब है। हाँ, तो उनको सरकार को अब तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इसीलिए शायद हम लोगों को बनाया है कि भाई आप इसकी स्टडी करिए। और ये जो पिछड़ा है कि इनको SC ST को तो 70 साल से सरकार ने प्रोटेक्ट करके और उनको नौकरियों में और इसमें हाँ, सब, और वो जारी भी है। हाँ, वो जारी भी है, कहीं जा नहीं रहा। लेकिन इनको उस हिसाब से कुछ मिल नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा जो भी मिला मंडल आयोग के बाद भी मिला, लेकिन वो भी उनके परसेंटेज पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। तो आपका जो एजेंडा है आयोग का, उसका एक छोटा हिस्सा कि पंचायत म्युनिसिपल चुनाव में आरक्षण के लिए आबादी, इतना ही हिस्सा अभी हुआ है, बाकी है। हाँ, बाकी सब बाकी है। और उसके लिए हमें क्या है कि बहुत अभी पढ़ना भी पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों से बात भी करना पड़ेगी, इसमें एक्सपर्ट्स भी बुलाना पड़ेंगे, हाँ। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी देखना है, और सामाजिक भी दिया हुआ है। तो कई जगह अब कई समाज में जो है बहुत सारी कुरीतियां हैं, तो उन कुरीतियों के बारे में भी हमको स्टडी करना है कि कैसे रेक्टिफाई किया कर सकते हैं। मैंने यहीं पे कुछ लोगों को इंटरव्यू किया है, उन्होंने ओबीसी की एक कास्ट के बारे में कहा छत्तीसगढ़ में कि उसमें सामाजिक बहिष्कार का ये हाल है, एक कास्ट के भीतर ही करीब 15,000 लोग बहिष्कृत हैं। यहाँ उनका सामाजिक बहिष्कार चल रहा है। उनसे रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रख सकते, परिवार के कार्यक्रम में बुलाएंगे तो पूरा गांव पूरा समाज बहिष्कार कर देगा। तो ऐसी भयानक स्थिति है छत्तीसगढ़ के ओबीसी में, कुछ एक कास्ट में, है ना। तो ये आप ठीक कह रहे हैं, मुझको याद आ रहा है इससे। नहीं तो ये हमारे ये अध्ययन के क्षेत्र में है, और हम उसमें ये भी दिया है कि भाई आप एक्सपर्ट बुला सकते हैं, इसकी रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, दौरा कर सकते हैं, और इन लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इनके समाज के लोग हैं, उनसे भी बात करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। यानी तो कुछ एक जाति पंचायतें ऐसी हो गई हैं कि वो कानून की जो अदालत है उसके पैरेलल काम करने लगी हैं समाज के भीतर। बिल्कुल आपका सही कहना है, इतना बड़ा बड़ा जुर्माना सुनाने लगी है। हम लोगों ने अभी एक उनके लिए भी फॉर्मेट तैयार किया है। अच्छा, कि भाई आप समाज के पुरोधा हो, हाँ, तो आप बताइए कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, हाँ, और आपने सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए आपके समाज के लोगों के लिए कि भाई आप दहेज प्रथा बंद कर रहे हैं क्या, या आपने दिखावा मृत्यु भोज बंद कर रहे हैं क्या, कि आपने ये जो समाज से बहिष्कृत करना है इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें हमने समाज के उन पुरोधाओं से मांगी हुई है, और ये हमारा अगला स्टेप है कि हम इसको और एलाबोरेट करके। आपने भी सुना होगा कि कितनी भयानक हालत है जाति बहिष्कार की, है ना, और उसके दुष्परिणाम भी हैं। जो लोग क्या है कि बहिष्कृत हो गए हैं, तो जो धर्मांतरण हो रहा है ना,
उसका एक कारण ये भी है, एक कारण ये भी है कि जात में घुसने नहीं दे रहे हो तुम, वहाँ चर्च में तो घुसने दे देंगे तो वो। कहीं भी चले जाएं बेचारे क्या करें फिर। हाँ, तो या तो आदमी आत्महत्या कर लेता है या फिर आप जो कह रहे हैं उससे मुझको एक बात याद आ रही है। मैं जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन एक जाति ओबीसी की जिसके बारे में ये चर्चा है कि इसके लोग सबसे बड़ी संख्या में दूसरे धर्म में जा रहे हैं, ओबीसी की ही एक जाति है जिसके हाँ। बारे में कहा जाता है कि इसी के लोग दूसरे धर्म में सबसे अधिक जा रहे हैं। अब मैं याद कर रहा हूँ, यही वो जाति है जिसने अपने लोगों को सबसे ज़्यादा जात बाहर किया है। हाँ, तो वही इसका हुआ। एक सीधा रिश्ता दिख रहा है मुझको कि आपने जात बाहर कर दिया, वो धर्म बाहर हो गए, है ना। हम लोगों के पास भी कई तरह के केस आ रहे हैं, ऐसा। आ रहे हैं इस तरह के केस। हाँ और जब हम लोग अभी जिलों में जाते हैं, दौरा करते हैं, समाज के प्रतिनिधियों से हम लोग जरूर मिलते हैं। हाँ, और उसका प्रेस नोट जारी करते हैं कि भाई सब आके हमसे मिलें। ठीक ठीक, आपको जो कहना है, जो हाँ, राय है कहें, आपकी। और उसको हम लोग बाकायदा मतलब वो भी कर रहे हैं, हाँ। लिपिबद्ध कर रहे हैं, हाँ ताकि वो पता रहे कि कहाँ क्या हो रहा है। हाँ हमारे साथ दूसरी प्लस पॉइंट ये है कि हमारे जो 6 मेंबर हैं हाँ, वो भी डिफरेंट एरिया से, अलग अलग एरिया के हैं। हाँ, और वो कई अलग अलग पिछड़ा वर्ग समाज से भी हैं। तो उन लोगों को भी काफ़ी कुछ फीडबैक है। ये जितने मेंबर हैं आप, ये अनिवार्य रूप से पिछड़ा वर्ग के हैं? हाँ, सभी पिछड़ा वर्ग के। छांट के रखे गए हैं हाँ, पिछड़े शायद वर्ग सरकार से? ने रखे हैं इसीलिए कि वो इसी हिसाब से जो रखा है। ज़्यादा संवेदनशील हो, उसी वर्ग के हों, थोड़ी शायद। उनका अपना बैकग्राउंड भी जानता हो इन सही चीज़ों है, को। सही है, ऐसा ही है। हाँ अब वो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं। अब कई क्या हो रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जो पिछड़ा वर्ग डिक्लेयर है उनकी 95 की लिस्ट है। हाँ, भारत सरकार में जो पिछड़ा वर्ग की लिस्ट है उसमें 66 है। अच्छा। तो जो दूसरा जो गैप है, हाँ वो गैप में जो लोग फंसे हुए हैं, हाँ उनको यहाँ तो फायदा मिल रहा है। हाँ, भारत लेकिन ये सरकार बाहर के अगर जाएंगे केंद्र सरकार नहीं की मिल रहा नौकरी है। में तो नहीं मिल रहा है। अभी जैसे एक मेरे को एक सज्जन ने शिकायत की है कि साहब मेरा लड़का नवोदय स्कूल में भर्ती हो गया था, हाँ, लेकिन वो मेरे उसका पास ओबीसी का सर्टिफिकेट वहाँ काम नहीं आया, वो जाति काम नहीं वहाँ आया, listed तो वो नहीं नहीं है। हो पाया। कहते लड़का मेरा बिल्कुल एकदम वो हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही हैं। आ रही हैं। तो अब आप जब कोई चीज़ की स्टडी करते हो तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको भारत समझ में सरकार आती के हैं। सामने रिप्रेजेंट करने की भी बेहतर हालत हाँ, में वो रहेंगे है आप ना, अगर हम लोग कोई एक रहेंगे, रिपोर्ट जब स्टडी रहेगी। करेंगे तो हम लोग उनको बताएंगे कि भाई ये तो मैच कर दें। यानी इसका मतलब ये है कि ये केवल चुनावों में जो आरक्षण है ये तो एक मुद्दा है, हाँ, बाकी इससे बहुत परे भी नौकरी में, पढ़ाई में जो आप बतला रहे हैं कि जो जातियां छत्तीसगढ़ में ओबीसी में हैं, भारत सरकार उनको ओबीसी की लिस्ट में नहीं मानती है, तो ये भी बात सुलझ सकती है। हाँ, कुछ वो हद तक सुलझेगी आगे। और सुलझाएंगे उसको। सरकार को हम लोग उसको सुलझाएंगे, सरकार को प्रॉपर उसको देखेंगे। या तो हम अपनी जात को कम कर दें, हाँ उनको ग्रुपिंग कर दें, हाँ या उतनों बढ़ा दें उनको, हाँ। कि वो 66 के बराबर हो जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया है उसमें उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के भीतर इजाज़त दी है और क्लासिफिकेशन की। अब वो देखिए सरकार के निर्णय के ऊपर है। वो हम लोग उससे, हमारे एक तो क्षेत्र में नहीं है, हाँ। और दूसरी बात, नहीं, मैं ये याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओबीसी के भीतर सब क्लासिफिकेशन की बात थोड़ी आई है अभी सुप्रीम अभी कोर्ट नहीं आई जजमेंट है, में। अभी नहीं है, अभी नहीं है। न ट्राइब में आई है, ना ट्राइब्स में है ना ये है, केवल अब वो- शेड्यूल कास्ट में आई है वो। अब वो तो देखिए सेंट्रल लेवल का है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी करेंगे वो हाँ। उधर नहीं, करेंगे। लेकिन ये छूट राज्यों को दी है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में। राज्य तो अपने वो अपने राज्य अपने हिसाब से अपने study स्तर करके, पे, किसी एक राज्य ने किया है अभी, शायद वो हरियाणा में कुछ कर हाँ, रहे किसी हैं। एक ने, हरियाणा ने किया है, हरियाणा में कर रहे हाँ, हैं। शेड्यूल कास्ट के भीतर उन्होंने और सब क्लासिफिकेशन किया है। वो सरकारों के ऊपर है। हाँ, वो कास्ट आपके लेकिन परव्यू क्या है में भी कि नहीं है। कोई भी सरकार कोई निर्णय लेने के पहले कोई उसको ठोस आधार होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ठोस आधार के लिए कोई स्टडी होनी बिल्कुल। चाहिए, कोई ढंग से रिपोर्ट होना चाहिए, हाँ। तब वो कहीं सस्टेन करता है। ये तो सरकार को अच्छा हुआ कि आपके तरह के जनसंख्या भूगोल के जानकार व्यक्ति यहाँ पर मिल वो तो गए। खैर एक अलग बात है, हाँ, जो भी है अलग चीज तो है। ये गवर्नमेंट ने जिस समय आपको अपॉइंट किया इसका नहीं, इस उसका- कमीशन उसका का कोई- चेयरमैन, वो कोई नहीं है। तो मैं आपको अपनी पर्सनल वो बता रहा हूँ, हाँ। किसी को मालूम नहीं है कि हाँ। मैं ये काम किया हुआ हूँ। जी 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 और जी। हम लोग इसमें 2 साल मेहनत किए हैं पहले, वो अलग बात है।
ठीक है विश्वकर्मा साहब, बहुत अच्छी जानकारी रही, बड़ी दिलचस्प, और मेरा मानना है न केवल ओबीसी बल्कि तमाम तबकों के लिए ये बड़ी दिलचस्पी की जानकारी रहेगी। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बुला के मुझे सम्मान दिया, और दूसरी बात आपसे एक सार्थक चर्चा हुई। जी जी, हो सकता है ये चर्चा में कई लोगों को फायदा भी हो, हाँ बिल्कुल, अच्छा भी लगेगा, एक जनरल नॉलेज तो बढ़ेगा, हर नॉलेज किसी का। बढ़ेगा। जी जी, और आपका पुनः धन्यवाद। जी, कभी आप बुलाएंगे जी तो जी, दोबारा शुक्रिया। थैंक यू। अभी आपने विश्वकर्मा साहब के साथ ये बड़ी दिलचस्प बातचीत सुनी। शुरू का हिस्सा जो है वो तो पीएससी के ऊपर चले गया, चूंकि वो पीएससी के चेयरमैन रहे हुए थे, मेरी जानकारी में है। उन्होंने खराब हो चुकी पीएससी को सुधारने का एक काम किया था, बड़ी अच्छी साख उसकी स्थापित की थी, तो हमने शुरू की थोड़ी बातचीत वहाँ पे कर ली थी। लेकिन आगे की बातचीत जो है छत्तीसगढ़ में ओबीसी की स्थिति, उनकी गिनती, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने, मंत्रिमंडल ने ये जो फैसला लिया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के जो आंकड़े इस आयोग ने दिए हैं वहाँ पे, उसके आधार पे उन्होंने आरक्षण का फैसला लिया। अभी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है कि इसके बाद म्यूनिसिपल और पंचायत, इन दोनों चुनावों में सरकार आरक्षण की इकाई किसको मानेगी? पूरे म्यूनिसिपल को मानेगी, पंचायत को मानेगी, जनपद पंचायत को मानेगी, जिला पंचायत को मानेगी, या वार्ड को मानेगी? ये अभी थोड़ा धुंधला है मामला। हम कोशिश करेंगे उस बारे में भी कुछ जानकारी आपके सामने रखने की। फिलहाल आपने इस बातचीत को दिलचस्पी से सुना, हम आपके आभारी हैं। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में या देश में कोई भी ऐसे लोग हैं जिनकी दिलचस्पी ओबीसी में, एसटी, एससी, अनारक्षित जातियों के बारे में, आरक्षण के बारे में हो, आप उनको भेज सकते हैं। ये बहुत ही जानकारी बढ़ाने वाला इंटरव्यू रहा। खुद मेरी जानकारी बहुत बढ़ी है इस बातचीत के बाद में। हम आपसे फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को इसका लिंक ज़रूर भेजिएगा। हर किसी को कुछ महीने के भीतर ही वोट डालना है म्यूनिसिपल या पंचायत में। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी चल रही है पूरे देश में। समाज की चर्बी छंटने का काम चल रहा है। ओबीसी की जाति जनगणना अगले जनगणना में, राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना होगी नहीं होगी, अभी तक उस पर एक रहस्य का पर्दा डला हुआ है। तो हम देखते हैं। फिलहाल हम छत्तीसगढ़ में पंचायत और म्यूनिसिपल चुनाव तक फिर आपके सामने रहेंगे। चलते चलते आदतन एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, आरक्षित वर्ग के हों, अनारक्षित वर्ग के हों, तंबाकू से खतरा आपको बिल्कुल बराबर का है। और एक बात बतलाऊं, आपको तंबाकू अगर अच्छा लगता है तो कैंसर को भी आपके जैसे लोग अच्छे लगते हैं। ऐसा खतरा मत उठाइए। तंबाकू के पीछे पीछे कैंसर साल 2 साल में चल के आता है, कुछ मामलों में तो महीनों में ही आ जाता है। उसके बाद आपको मालूम है कैंसर आपके बदन के भीतर से अपने स्मार्टफोन पे लाइव लोकेशन भेजता है ऊपर, वहाँ से भैंसे पे चढ़ के एक आदमी नीचे आता है, रंगीन धोती पहना हुआ, सिर पे मुकुट, ऐसा सुनहली गदा लेकर, फिर बांध के भैंसे के पीछे घसीटते हुए लेके जाता है। तंबाकू का शौक इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि इतनी तकलीफ पाएँ आप और आपका परिवार रोते रहे। अपने आप को अपने परिवार के लिए रखिए, उस भैंसे वाले आदमी के लिए मत रखिए। फिर मिलेंगे।